शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो जहां पर बैठे आवाज बंद कर लीजिए। क्लास ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लैपटॉप पर भी अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा समय भीड़ में व्यतीत करने का नहीं है। आराम से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं घर पर बैठकर। आवाज़ सही है, ठीक है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आवाज़ सही है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, पहले आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइएगा तब ना आवाज़ पहुंचेगा। आवाज़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी आवाज़ में 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं। क्लास लाइव हो चुका है। ओके ओके। चलिए, अब जो जहां बैठे हैं कृपया करके शांत हो जाइए। मन और मस्तिष्क को अपने अधीन कीजिए। और पिछले क्लास में फिर आवाज आ रहा है, पता नहीं कौन बात कर रहा है। बिल्कुल शांत हो जाइए, जो जहां बैठे शांत हो जाइए। पहले बातचीत मत कीजिए, क्योंकि हल्की हल्की आवाज मिलकर एक बड़ी आवाज बनती है और वो हम तक पहुंचती है। तो अब बिल्कुल शांत हो जाइए। पिछले क्लास में हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर की शुरुआत किए थे और सेल चैप्टर था। सेल चैप्टर में हम ये समझ चुके हैं कि सेल क्या है। ये भी समझ चुके हैं कि सारे सजीवों के सेल एक तरह के होते नहीं है। और ये भी समझ चुके हैं कि सारे सजीवों में सेलों की संख्या भी समान होती नहीं है। फिर वैज्ञानिकों के बारे में समझे थे, जिनका सेल वाले चैप्टर में अहम योगदान है। और कल के क्लास में अंततः हम यह समझे थे कि 1931 में नॉल और रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इतना व्यापक माइक्रोस्कोप है कि उससे सेल की संरचना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल की संरचना बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। तो आज हम सेल की संरचना के ही बारे में समझने वाले हैं। सेल स्ट्रक्चर। और सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका की संरचना को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से समझेंगे। अर्थात जब भी हम कहेंगे कि यह गोलाकार होता है तो उसका अर्थ तो ये होगा कि उस संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कैसा नजर आएगा? गोलाकार नजर आएगा। तो सेल की जो संरचना है वो स्पष्ट तरीके से जानने के लिए किस माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। और अंततः हम इससे पहले आवाज छोड़ रहा है क्या? हाँ, क्या है? तो सेल की जो संरचना है वह हम किसके सहायता से पढ़ेंगे? जहां कहीं भी आपको बताएंगे कि सेल इस तरह है, ये संरचना आयताकार है या वृत्ताकार है, तो उसका अर्थ यही होगा कि इस माइक्रोस्कोप से देखने पर वो संरचना हमें दिखाई पड़ेगी। तो आइए हम सेल की संरचना को समझने की प्रयास करते हैं।
सेल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से किसी भी सजीव के सेल को मुख्यतः दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और दूसरा हिस्सा है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। क्लियर हुआ? किसी भी सेल को मुख्यतः कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो हिस्सों में, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो मान लीजिए कि यह एक गोलाकार सेल है। सेल कई तरह के होते हैं, गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, आयताकार होते हैं, यहां तक कि उसकी कुछ आकृति भी नहीं होती है, यानी अनियमित आकार के भी होते हैं। तो ये एक गोलाकार सेल है। तो सेल का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है दोस्तों, यही कहलाता है क्या? कोशिका झिल्ली। सेल का जो बाहरी घेरा होता है वही क्या कहलाता है? और आप सभी जानते हैं कि कोशिका के भीतर एक गोलाकार सघन पिंड होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अपवादों को छोड़ सभी सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो कोशिका का सबसे बाहरी घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। बाहरी घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली से घिरा भीतर जो कुछ भी है सब कुछ एक साथ क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। यानी कि सेल का न्यूक्लियस भी जीव द्रव का हिस्सा है दोस्तों। न्यूक्लियस भी जीव द्रव का क्या है? तो किसी भी सेल को, एक जीवित कोशिका को कितने भागों में बांटा जाता है? सेल के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जीव द्रव कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका झिल्ली के भीतर ही कोशिका की महत्वपूर्ण संरचना न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और केंद्रक भी किसका हिस्सा है? जीव द्रव का हिस्सा है। केंद्रक भी किसका हिस्सा है? जीव द्रव का हिस्सा है। अब पुनः जीव द्रव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पुनः जीव द्रव को कितने हिस्सों में बांटेंगे? दो हिस्सों में। एक हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव और न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक। तो जीव द्रव पुनः कितने हिस्से में बटा? दो हिस्से में बटा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब केंद्रक कौन है? तो आप देख ही रहे, केंद्रक समझ ही चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका का जो ये सेल है और ये जो कोशिका झिल्ली है, इनके बीच तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इनके बीच क्या भरे रहते हैं? तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इनके बीच क्या भरे रहते हैं? तरल पदार्थ भरे रहते हैं। और इसी तरल पदार्थ को हम कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका, यानी कोशिका द्रव वो तरल पदार्थ है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित है। के कोशिका द्रव वो तरल पदार्थ है जो न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच क्या है? स्थित है। न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच क्या है? क्लियर हुआ संरचना? कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सभी को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को कितने हिस्सों में बांटते हैं? न्यूक्लियस और
न्यूक्लियस आप समझ ही चुके हैं, गोलाकार सघन संरचना है। और न्यूक्लियस और झिल्ली के बीच जो भी तरल पदार्थ है, न्यूक्लियस और झिल्ली के बीच जो भी तरल पदार्थ है वो क्या हो गया? कोशिका द्रव हो गया। कोशिका द्रव भी किसका हिस्सा है? जीव द्रव का हिस्सा है। न्यूक्लियस भी किसका हिस्सा है? जीव द्रव का हिस्सा है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? संरचना को समझ गए? समझे कि नहीं समझे? एक बार पुनः समझिए। हम एक गोलाकार कोशिका लेते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई दिक्कत? और मध्य में लगभग क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और बीच में क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव होता है। सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? जीव द्रव कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। क्लियर? अब फिर से समझिए। कोशिका का जो कोशिका द्रव है, कोशिका का जो कोशिका द्रव है, इस कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं होती हैं। कुछ गोलाकार संरचनाएं होते हैं, कुछ नली आकार के संरचनाएं होते हैं। कोशिका द्रव के भीतर ढेर सारे संरचनाएं होते हैं। क्लियर है? बात समझ गए ना? कोशिका का जो कोशिका द्रव है, कोशिका का जो कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं होते हैं। गोलाकार संरचनाएं होते हैं, बड़ा बड़ा थैली के समान संरचनाएं होते हैं, नली आकार के संरचनाएं होते हैं, ढेर सारे संरचनाएं होते हैं। कहां? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जो ढेर सारे संरचनाएं होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग। अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्लियर हुआ? कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी घेरा क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी होता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव का हिस्सा है कोशिका द्रव, न्यूक्लियस और कोशिकांग। तीनों कोशिकांग, कोशिका द्रव, केंद्रक, तीनों हिस्सा है किसका? जीव द्रव का। तीनों हिस्सा है किसका? आपसे पूछा जाएगा क्या कोशिका द्रव जीव द्रव का हिस्सा है? न्यूक्लियस जीव द्रव का हिस्सा है? बिल्कुल है। सेल ऑर्गेनल कोशिकांग जीव द्रव का हिस्सा है? बिल्कुल है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब कहलाएगा मिलकर क्या? जीव द्रव। कोई दिक्कत? कोशिका द्रव में स्थित ढेर तरह की संरचनाएं को क्या कहते हैं? हर एक कोशिकांग, सभी के सभी कोशिकांग, सभी के सभी सेल ऑर्गेनल किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि कोशिका द्रव में जो ढेर सारे संरचनाएं होते हैं, कोशिका द्रव में जो ढेर सारे संरचनाएं होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, वे सारे कोशिकांग एक तरह के नहीं होते। वो सारे कोशिकांग एक तरह के नहीं होते। कोशिकांग भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कोशिकांग भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए एक बार पुनः। सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग। कहां पाए जाते हैं कोशिकांग? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। सारे कोशिकांग एक तरह के होते हैं? नहीं।
कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव में स्थित संरचनाएं जिसे कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन है इसको समझिए। पहला प्रकार है ऑर्गेनोइड। पहला प्रकार है ऑर्गेनोइड, इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? और दूसरा है क्या? मेटाप्लास्ट। दूसरा क्या है? पहला सेल ऑर्गेनल क्या है और दूसरा है मेटाप्लास्ट। अब इसको समझ लेते हैं। हिंदी में भी इसे ऑर्गेनोइड भी कहते हैं और इसको भी हिंदी में मेटाप्लास्ट ही कहते हैं। ऐसा कोशिकांग जो जीवित है, जिनमें बढ़ने की क्षमता है, जो जीवित है जिसमें बढ़ने की क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड। ऐसा कोशिकांग जो जीवित होते हैं, जीवित होने का मतलब वो टूट फूट जाएगा तो अपने आप मरम्मत कर लेगा, जो नए बनते रहते हैं, जो जीवित है, जो नए बनते रहते हैं कोशिका के भीतर, ऐसे कोशिकांग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड। जैसे कि राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी के सभी क्या हैं? ऑर्गेनोइड है। ये ऑर्गेनोइड इसलिए है क्योंकि राइबोसोम अगर मर जाएगा तो नया राइबोसोम पैदा हो जाएगा सेल के भीतर। माइटोकॉन्ड्रिया में टूट फूट हो जाएगी तो वो अपना मरम्मत खुद कर सकता है। ये सभी के सभी कोशिकांग कैसा है? और ऐसा संरचना कोशिका द्रव के भीतर का ऐसा कोशिकांग जो मृत है, मृत है मतलब जो नया नहीं बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी जो जीवित है वो ऑर्गेनोइड, जो मृत है। अधिकांश सेल ऑर्गेनल क्या है? ऑर्गेनोइड है। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत सिर्फ एक आते हैं, वैक्यूल। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत सिर्फ आपको क्या आते हैं? वैक्यूल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रसधानी। वैक्यूल को छोड़कर लगभग सभी कोशिका अंगक क्या है? सभी कोशिका अंगक क्या है? ऑर्गेनोइड। क्लियर हो गया? ऐसा कोशिकांग जिसमें जो जीवित है, जिसमें बढ़ने की क्षमता है, जिसमें नए बनने अर्थात विभाजन की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड कहते हैं। मृत कोशिकांग जिसमें बढ़ने की क्षमता नहीं है, नए बनने की क्षमता नहीं, उसे क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा कि रसधानी वैक्यूल को छोड़कर सभी कोशिका अंग क्या है? ऑर्गेनोइड है। वैक्यूल को छोड़कर सभी कोशिका अंग क्या है? ऑर्गेनोइड है। क्लियर हुआ? संरचना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? संरचना कोशिका का आप समझ गए। एक बार फिर से आपको बता देते ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। क्लास में नहीं याद हो रहा है सब कुछ तो फिर दरोगा बहुत दूर है। सही बता रहे हैं, भड़का नहीं रही किसी को। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, हर एक बात क्लास में याद हो जानी चाहिए और बिल्कुल शांत रहिएगा, गंभीर बने रहिएगा तो सब कुछ क्लास में याद होगा। स्पीड में बढ़ रहे हैं? हाँ, आप जिस नौकरी को प्राप्त करने का ख्वाहिश किए हुए हैं, ये बिहार में करोड़ों युवा का ख्वाहिश है, लेकिन करोड़ों का होगा नहीं, लाखों का भी नहीं होगा, केवल हजारों का होगा। और हजार में आपको स्थान प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम एक गोलाकार कोशिका का उदाहरण लेते हैं। गोलाकार इसीलिए ले रहे हैं कि गोल बनाना आसान होता है।
ठीक है, आयताकार वर्गाकार भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और यह है सबसे बाहरी घेरा कोशिका झिल्ली। वेरी गुड दोस्तों, सबसे बाहरी घेरा। उसके बाद केंद्रक, और इसको कहते हैं क्या? कोशिका द्रव। यह है क्या? केंद्रक। और इसमें ढेर सारे और ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? जीव द्रव। क्लियर? कोई दिक्कत? यही है कोशिका की संरचना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कहां पर, तो जहां पर होगा बता देंगे, लेकिन 99% कोशिका की संरचना इसी तरह की होती है। सबसे बाहरी घेरा को, बीच के गोलाकार सघन केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को, कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न संरचनाएं तीनों मिलकर, यानी जीव द्रव को आप 3 हिस्सों में तो बांट ही सकते हैं। क्या हम 2 हिस्सों में बांटे, लेकिन आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। क्लियर? अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ना होगा। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना होगा, कोशिका द्रव के बारे में पढ़ना होगा। कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न संरचना जिसको कोशिकांग कहते हैं, वो ढेर तरह के होते हैं। सबके बारे में एक एक करके पढ़ना होगा। क्यों? तो ये सिलेबस का हिस्सा है। क्लियर है? संरचना को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं संरचना को समझने में। समझने का मतलब ये है कि आप दूसरों को समझा सके। क्लियर है ना? हाँ, कम से कम इतना समझ लेना जरूरी है कि आप दूसरों को समझा चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्न बननी चाहिए। अब आइए, सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं? कोशिका झिल्ली। सबसे महत्वपूर्ण संरचना, क्योंकि इसके बिना कोशिका तो बन ही नहीं सकता है। कोशिका सेल मेम्ब्रेन। कुछ राइटर जो है इसे और किस नाम से जानते हैं? या आप कह सकते हैं कि कुछ राइटर जो है सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के पर्यायवाची। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो ये बात तो आप जान गए। कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को ही क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि ये जो कोशिका झिल्ली है, यह मुख्य रूप से 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक है प्रोटीन और दूसरा है लिपिड। और दोनों को एक साथ अगर बोलना है तो आप कह सकते हैं लिपो प्रोटीन। दोनों वर्ड एक में आ गया। यह हम नहीं लिखते हैं, राइटर ही लोग ही लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी घेरा है। और यह कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से कितने पदार्थों से मिलकर बना है? 2 पदार्थों से मिलकर बना है, प्रोटीन और लिपिड। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से कितने पदार्थों से मिलकर बना है? 2 पदार्थों से, प्रोटीन और, या किससे मिलकर बना है? लिपोप्रोटीन से मिलकर बना है। और यह झिल्ली जो है, यह जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। जीवित झिल्ली का मतलब ये अगर टूट फूट जाए तो फिर से नया बन जाए। बात समझ गए? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। जीवित झिल्ली कहने का मतलब अगर कोशिका झिल्ली में जरा सा भी टूट फूट होती है तो यह अपना मरम्मत स्वयं कर लेता है, या अपना मरम्मत स्वयं कर लेता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोशिका झिल्ली कितने चीजों से मिलकर बना है? प्रोटीन और लिपिड। और यह जो झिल्ली है यह 75 एंगस्ट्रोम मोटा होता है। कितना?
अगर कोई नहीं जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, इसकी मोटाई कितना? 75 एंगस्ट्रॉम। कितना मोटा होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। किन चीजों से मिलकर बना होता है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रोटीन और लिपिड से जो ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी परत बनी है कोशिका झिल्ली का, तो इस कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस पर 2 वैज्ञानिकों का अलग अलग राय है। बात समझ रहे हैं ना? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी कोशिका झिल्ली के परत में प्रोटीन और लिपिड के अणु किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस संबंध में 2 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। 2 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। तो आप 2 वैज्ञानिक के इन अलग अलग मतों को समझने का प्रयास कीजिए। वैसे समझना तो कुछ है नहीं, सब कुछ याद करना है क्या? अब आपको समझना है दोस्तों क्या, कोशिका झिल्ली के बनावट से संबंधित मॉडल। कितने मॉडल हैं? 2। एक मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक का क्या नाम है? और दूसरा का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कोशिका झिल्ली की संरचना बताने के लिए कितने मॉडल हैं? 2 मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ध्यान दीजिए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वैज्ञानिक रॉबर्टसन किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने मिलकर दिया। बात समझ रहे हैं? कोशिका झिल्ली का बनावट से संबंधित कितने मॉडल प्रचलित हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आपसे यह भी प्रश्न आ सकता कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके बारे में बताता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल किससे संबंधित है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया है? और इसका नाम है सिंगर। इसको हिंदी में गायक नहीं कर दीजिएगा, नाम ही है सिंगर। दोनों मॉडल एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। तो आप कहते कि दोनों मॉडल है एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों मिलकर आपस में बैठकर एक मॉडल काहे दे दिए? तो पहला मॉडल ये है, ये 1953 में आया और ये आया 1972 में। जब ये थे तो ये नहीं थे। बात समझे कि नहीं? अभी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है प्रोटीन का परत, नीचे होता है प्रोटीन का परत, बीच में होता है लिपिड का परत। प्रोटीन का परत जो है 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। लिपिड का परत 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। टोटल 75 हो गया। 20 दूना 40, 30, 70, 75। क्या हुआ? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना है, पी फॉर प्रोटीन।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का कहना है कि कोशिका झिल्ली जो 75 एंगस्ट्रोम मोटी है, तो ऊपर में प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रोम मोटा, नीचे में भी प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रोम मोटा, बीच में लिपिड का परत 35 एंगस्ट्रोम मोटा। ये आपका क्या हो गया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार से बताया है देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कहना है नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका कहना है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कहना है कि कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रोम मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है, लेकिन ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, बीच में गोलाकार प्रोटीन, बीच में गोलाकार प्रोटीन। यह है फॉस्फो यानी लिपिड में फास्फोरस जुड़ा हुआ है, तो फास्फो। यह है आपका गोलाकार प्रोटीन, यह है आपका गोलाकार प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है, दो फॉस्फोलिपिड परत के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, गोलाकार इसका अणु है। क्लियर हो गया? तो कोशिका झिल्ली का बनावट के संदर्भ में कितने मॉडल प्रचलन में है? 2 मॉडल, दोनों अलग अलग चीज बताए हैं। तो कहिएगा सही कौन है? दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन है? ये, क्योंकि ये नया है। क्लियर हो गया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या बताता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में है? छोड़ देते हैं। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता ना, ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, बीच में गोलाकार प्रोटीन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए हैं? तो हम ध्यान दीजिए क्या क्या समझे कि कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही कुछ राइटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखते हैं। ये कितने चीजों का बना है? प्रोटीन और लिपिड। ये कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली होने का मतलब टूट फूट होगी तो ये अपने आप खुद से उसका क्या कर लेगा? अपने आप उसे खुद से क्या कर लेगा? मरम्मत कर लेगा। या कितना मोटा? दोनों मॉडल तो आप समझ ही गए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये अर्धपारगम झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? जीवित झिल्ली है, और उसके साथ साथ क्या है? अर्धपारगम यानी कि सेमी परमिएबल। ये क्या है दोस्तों? सेमी परमिएबल। कोशिका झिल्ली जीवित झिल्ली है, उसके साथ साथ कैसी झिल्ली? अर्धपारगम झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? अब ध्यान दीजिए कि अर्धपारगम का मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है। अब देखिए कि कोई भी पदार्थ, ध्यान दीजिए, हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि कोशिका झिल्ली जो अर्धपारगम झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो अर्धपारगम झिल्ली है, इस अर्धपारगम का मतलब क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ कोशिका के भीतर नहीं जा सकता है। बाहर से कोई भी पदार्थ कोशिका के भीतर नहीं जा सकता है, और न ही सारे पदार्थ कोशिका से बाहर निकल सकता है। न ही सारे पदार्थ बाहर से कोशिका के भीतर जा सकता है, न ही कोशिका के भीतर का सारा पदार्थ कोशिका के बाहर निकल सकता है। बाहर से
वही पदार्थ कोशिका के भीतर जाएगा जिसका जरूरत कोशिका को है। अंदर से वही पदार्थ बाहर निकलेगा जिसका जरूरत अब कोशिका को नहीं। बात को समझ गए ना? कोशिका झिल्ली बाहर से उन्हीं पदार्थों को भीतर आने देती है जिसकी जरूरत है। कोशिका झिल्ली उसी पदार्थ को बाहर निकलने देती है जिसका अब जरूरत नहीं है। न तो सारे पदार्थ कोशिका के भीतर आ सकते हैं, न ही कोशिका के भीतर का सारे पदार्थ कोशिका के बाहर निकल सकते हैं। यानी अंदर आने वाला और बाहर निकलने वाले पदार्थ पर नजर बनाए रखता है कौन? कोशिका झिल्ली उसी पदार्थ को अंदर आने देती है जिसकी जरूरत है। कोशिका झिल्ली उसी पदार्थ को बाहर जाने देती है जिसकी जरूरत अब। इसी खास गुण होने के कारण हम कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध का मतलब आधा होता है, लेकिन आधा से कोई मतलब नहीं है। यहां पर कोशिका झिल्ली उसी पदार्थ को बाहर जाने देगा जिसका जरूरत अब कोशिका को। कोशिका झिल्ली उसी पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देगा जिसकी जरूरत है। ये खास में किस्म का गुण होने के कारण ही कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? और अर्धपारगम किस गुण के कारण इसे कहते हैं? इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? कोशिका झिल्ली कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं कि इसका कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य? सबसे तो पहला कार्य अब देख लिए, अंदर कौन आएगा बाहर कौन निकलेगा, इसी को तय करता है कौन? अंदर आने वाले बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कोशिका का कौन सा भाग रखता है? कोशिका झिल्ली रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम कि कोशिका को एक निश्चित आकृति कौन प्रदान करता है? अगर कोशिका झिल्ली गोल है तो कोशिका भी गोल होगा। अगर कोशिका झिल्ली ही वर्गाकार हो जाएगा तो कोशिका भी। यानी कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है। अगर कोशिका में कोशिका झिल्ली ही नहीं होती तो सारा कोशिका मिल नहीं जाता। पता नहीं चलता है कि कितना कोशिका, एक किधर है दो किधर है। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका से दूसरे कोशिका को अलग करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली अंदर बाहर जाने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। कोशिका झिल्ली विसरण और परासरण की क्रिया में मदद करता है। विसरण और परासरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ अंदर बाहर आते जाते हैं। विस्तार पूर्वक इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, विसरण और परासरण को। तो विसरण भी कौन कराता है? परासरण में भी कौन भाग लेता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो एक कोशिकीय सजीव है, जैसे हम लोगों को चलने फिरने के लिए हाथ पैर है, मानव का हाथ पैर मानव का प्रचलन अंग है। हाथ और पैरों के मदद से मानव चल फिर सकते हैं, है कि नहीं है? उस तरह से एक कोशिकीय जो सजीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उनमें भी प्रचलन अंग होते हैं। आप सीलिया का नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी सुन लिए ना। सीलिया, फ्लैजिला, जब सूक्ष्मजीव पढ़ेंगे तो और बहुत क्लियर होगा ये शब्द। कूट पाद, ये जो अंग है ये प्रचलन अंग है। किसके? तो सूक्ष्म जीव के, एक कोशिकीय सजीव के। प्रोटोजोआ जो
प्रोटो जो अगर पटना से मोकमा जाएगा किसके मदद से? फ्लैजिला सिलिया के मदद से। तो एक कोशिकीय सजीव के शरीर में तो केवल एक ही कोशिका होती, केवल एक कोशिका, और एक कोशिका में ही प्रचलन अंग भी होते हैं। तो एक कोशिकीय सजीव के शरीर में जो सीलिया बनते हैं किससे? फ्लैजिला भी बनते हैं किससे? कूटपाद भी बनते हैं किससे? क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली में सब कुछ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका को निश्चित आकृति कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। एक कोशिका को दूसरे से अलग कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। विसरण परासरण में कौन मदद करता है? कोशिका झिल्ली मदद करता है। अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कौन रखता है? कोशिका झिल्ली रखता है। एक कोशिकीय सजीवों में प्रचलन अंग सीलिया फ्लैजिला कूटपाद का निर्माण किससे होता है? क्लियर हो गया? समझ गए ना? अब आपको कोशिका झिल्ली से आने वाले प्रश्न में कोई दिक्कत कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और आपको अगर दिक्कत हो गया तो वो दिक्कत पूरे भारत में सबको हो रहा है। क्लियर? बहुत स्टूडेंट को था कि हम पढ़ लिए पूरा पढ़ लिए, लेकिन 2 क्वेश्चन तो हमसे बन ही नहीं रहा है। तो पूरा पढ़ लेने के बाद भी आपसे 2 क्वेश्चन नहीं बना तो समझ लीजिए पूरे भारत में उसको कोई नहीं बना सकता है। और वो 2 क्वेश्चन कोई बना रहा है तो समझिए वो बहुत कुछ नहीं बना रहा है। समझ रहे हैं ना? बीपीएससी के परीक्षा में कभी भी कैलकुलस का सवाल आता है। जो समझिए कैलकुलस बना दिया तो समझ जाइए कि अब अर्थमेटिक नहीं बनाया होगा। ठीक है ना? तो बहुत पढ़ लेने के बाद भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी बनते तो उसके लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसको सेटर ही बनाएगा, सेटर भी 4 दिन के बाद भूल जाएगा, वो भी नहीं बना पाएगा। तो कोशिका झिल्ली क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम एक और संरचना पर आते हैं। कोशिका झिल्ली समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और संरचना पर आते हैं और यह है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। हालांकि यह सभी कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन कोशिका झिल्ली सभी कोशिका में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जंतु और पेड़ पौधे में बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन एक अंतर हम आपके सामने रख रहे हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को झेलने में जंतु से कहीं ज्यादा पौधा ज्यादा प्रभावी होते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तनों को जंतु से ज्यादा अच्छे तरीके से कौन झेल सकता है? पौधा। पर्यावरणीय परिवर्तन समझ रहे हैं ना? ठंडा से गर्मी आ गया, गर्मी से बारिश आ जाएगा, बारिश से फिर ठंडा आ जाएगा, ठंडा के बाद फिर जो है शीतलहरी आ जाएगा, यानी ज्यादा वाला ठंडा। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से जितना ज्यादा प्रभावी जंतु होते हैं उतना प्रभाव पौधे पर नहीं पड़ता। और खासकर आप देखे होंगे शीतलहरी के समय जब बहुत ज्यादा ठंड, टेम्परेचर बिहार का हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, देखेंगे बहुत आदमी अब घर के भीतर, लेकिन उस स्थिति में पौधे पर बहुत कम प्रभाव पड़ते हैं। कुछ पौधे अत्यधिक ठंड से मर जाते हैं, लेकिन बहुत कम। कहने का मतलब है यह है दोस्तों कि पौधे जो पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेलने में जंतुओं से जो ज्यादा सक्षम है, उसका कारण यह है
कि पौधे के कोशिका जंतु से ज्यादा मजबूत होते हैं। पौधे के कोशिका जंतु से ज्यादा मजबूत होते हैं। हम लोगों के कोशिका के ऊपर में क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है, जंतु। लेकिन पौधे के कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाद भी एक परत होता है। कोशिका झिल्ली के बाद भी एक परत होता है। कोशिका झिल्ली के बाद भी एक परत होता है। कोशिका झिल्ली के बाद भी एक परत होता है। और उसी परत को क्या कहते हैं? कोशिका। यानी जो पौधे होते हैं दोस्तों, पौधे के अतिरिक्त कोशिका भित्ति और कुछ सजीवों में पाया जाता है। तो पौधे की जो कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ऊपर भी एक परत होता है जिसे क्या कहते हैं? यह कोशिका भित्ति जंतु यानी हम लोगों के शरीर के कोशिका में नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से किसके कोशिका में? पौधे के अतिरिक्त कुछ और भी सजीवों में पाया जाता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यह कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पौधे में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन यह कोशिका भित्ति जीवित नहीं होता, यह मृत है। कोशिका भित्ति कैसी परत है? मृत परत है। और यह बना होता है कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? इसी से बना होता है क्या? जो मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? पौधा में। यानी पौधा के कोशिका को डबल बॉडीगार्ड है, एक कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर। यही कारण है कि जंतु के तुलना में पौधों की कोशिका क्या होती है? ज्यादा मजबूत होती है। क्या होती है? ज्यादा मजबूत होती है। यह कोशिका भित्ति खास प्रकार के कार्बोहाइड्रेट किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और इसी कोशिका भित्ति होने के कारण पौधे का कोशिका जंतु से ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर हो गया? अब इस कोशिका भित्ति का क्या काम है? कोशिका भित्ति का क्या काम है? कोशिका भित्ति जो है दोस्तों, एक तो महत्वपूर्ण काम कि कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। उसके अलावा कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु का कोशिका झिल्ली बाहरी आघात से टूट फूट जाएगा, लेकिन पौधे में जल्दी नहीं टूट फूटेगा क्योंकि उसके ऊपर में क्या है? तो कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका को मजबूत बनाती है। कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका को सूखने से बचाता है। किससे बचाता है? पौधे के कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो पौधों के मुख्य रूप से पौधों के कोशिका के ऊपर भी एक मुख्य रूप से पौधे के कोशिका झिल्ली के ऊपर जो एक मृत परत होती है वो कैसे क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति मृत होती है और ये अर्ध पारगम नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? यानी कि हर कुछ भेद कर निकल सकता। पारगम मतलब आर पर जाने में कोई रोक टोक। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम है, लेकिन कोशिका भित्ति अर्ध पारगम। कोशिका भित्ति क्या है? पारगम है। कोशिका भित्ति क्या है? एनी प्रॉब्लम? समझ गए? बाहर क्लियर हो गया? बाहर क्लियर, अंदर अब प्रवेश करेंगे। बातचीत नहीं, शांति और गंभीरता। हल्ला मत करिए।
तो सेल के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब बीच में होता है केंद्रक, और कोशिका झिल्ली के मध्य जो तरल पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका। और कोशिका द्रव जो है, कोशिका जो कोशिका द्रव है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो कोशिका का जो कोशिका द्रव है, इसका सर्वाधिक हिस्सा बना होता है किससे? जल से। कोशिका का जो कोशिका द्रव है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसका सर्वाधिक हिस्सा किससे बना होता है? जल से। कोशिका द्रव का लगभग 80% हिस्सा किससे बना है? या कोशिका द्रव का अधिकांश हिस्सा किससे निर्मित है? जल से। और जल के अलावे कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं? तो वो सब कुछ पाए जाते हैं जो आप सब कुछ खाते हैं। अब जानते हैं हम जो खाना खाते हैं उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो हम जो खाना खाते हैं वो सब पच जाते हैं, और पचने के बाद वो भोजन ब्लड के द्वारा शरीर के सारे कोशिकाओं को भेज दिया जाता। कोशिका के कोशिका द्रव में जल के अतिरिक्त वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो भोजन के माध्यम से हम लेते हैं। प्रोटीन मौजूद रहता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है, वसा मौजूद रहता है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है, कार्बन मौजूद रहता है, हाइड्रोजन मौजूद रहता है। ढेर सारे तत्व और ढेर सारे पोषक पदार्थ मौजूद रहते हैं जल के अतिरिक्त किसमें? कोशिका द्रव। क्लियर? और कोशिका द्रव जो है उसमें ढेर सारे संरचनाएं होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल। सारा का सारा सेल ऑर्गेनल किसमें है? कोशिका द्रव में। और जो सेल ऑर्गेनल है, जो कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरे पड़े होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल लगातार कई तरह के कार्य करते रहते हैं जिसके बदौलत एक कोशिका जिंदा बना रहता है। तो कोशिका द्रव तो आप समझ ही गए हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो तरल पदार्थ है उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव का अधिकांश हिस्सा किससे बना होता है? जल के अतिरिक्त इसमें ढेर सारे पोषक पदार्थ, ढेर सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। 30 से अधिक तत्व की उपस्थिति होती है इस कोशिका द्रव में। और अगर आप कहिएगा कि जल के बाद कोशिका द्रव में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और इसी कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं बिखरे पड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? और सेल ऑर्गेनल कई तरह के कार्य करते रहते हैं कोशिका द्रव में रहकर, और सेल ऑर्गेनल के कार्य करने के बदौलत ही कोई कोशिका जीवित बना रहता है। और सेल ऑर्गेनल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑर्गेनोइड और मेटा। लगभग सबके सब ऑर्गेनोइड ही है, बहुत कम ही है जो मेटाप्लास्ट है। मेटाप्लास्ट में तो आपको बोले केवल एक का नाम याद रखना है, किसका? किसका? राजधानी वैक्यूल का। राजधानी वैक्यूल को छोड़कर जितने भी सेल ऑर्गेनल है सब के सब ऑर्गेनोइड है। तो अब एक एक करके हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। और सारा का सारा सेल ऑर्गेनल किसमें है? क्लियर हो गया? तो आइए अब एक एक करके हम सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना शुरू करते। कोई दिक्कत यहां तक? पहला सेल ऑर्गेनल है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? ईआर। हिंदी में इसे कहते हैं
अंत प्रदर्भी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत प्रदर्भी जालिका क्या है? तो सेल ऑर्गेनल है। कहां रहते हैं? तो सारे सेल ऑर्गेनल कोशिका द्रव में रहते हैं, तो ये भी सेल ऑर्गेनल है, तो कहां होगा? कोशिका द्रव में होगा। कोशिका को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा, यह है न्यूक्लियस। कोशिका को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उस कोशिका के कोशिका द्रव में काफी महीन नलियों के जाल के समान संरचनाएं दिखाई देगी। कोशिका को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कोशिका के कोशिका द्रव में एकदम महीन धागों का या महीन नलियों का एक जाल दिखाई पड़ेगा। कोशिका द्रव में स्थित महीन नलियों के जाल के समान संरचना को ही क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित महीन नलियों के जाल के समान संरचनाएं को ही क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। और ये नली कभी कभी इतनी लंबी होती है कि एक छोर न्यूक्लियस से दूसरा कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नली कभी कभी कोशिका के भीतर इतनी बड़ी हो जाती है कि एक सिरा केंद्रक से तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? महीन नलियों के जाल के समान संरचना जो कोशिका द्रव में दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये नली कभी कभी इतनी लंबी होती है कि एक सिरा जुड़ा रहता है केंद्रक से, दूसरा सिरा जुड़ा रहता है कोशिका झिल्ली से। और यह किससे बनी होती है? उसी से जिससे कोशिका झिल्ली बना था, यानी प्रोटीन। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किससे बना होता है? प्रोटीन। और यानी सेम टू सेम जिससे कोशिका झिल्ली बना था उसी से बना हुआ है। कौन? इंडोप्लाज्मिक। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोशिका के कोशिका द्रव में जो ईआर होती है वो ढेर सारे होते हैं, यानी एक दो नहीं होते, ढेर सारे पूरे कोशिका द्रव में फैले हुए, पूरे कोशिका द्रव में फैले हुए। और सारा ईआर एक जैसा नहीं होता। सारा ईआर एक जैसा, कुछ ईआर पर छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं पाई जाते। कुछ ईआर ऐसे होते हैं जिसके सतह पर छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं पाए जाते हैं, छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं पाए जाती हैं। तो इस तरह से ईआर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक वो ईआर जिसके सतह पर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं हैं, और एक वो ईआर जिसके सतह पर कोई गोलाकार संरचनाएं नहीं है। तो ईआर कितने प्रकार के? जिस ईआर के सतह पर छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं हैं उसे कहते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? रफ ईआर। जिस ईआर के सतह पर कोई संरचनाएं नहीं है उसे क्या कहते हैं? स्मूथ ईआर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्मूथ ईआर कहते हैं। तो ईआर कितने प्रकार के? रफ और स्मूथ।
जिस ईआर के सतह पर छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं हैं उसे क्या कहते हैं? रफ। जिस ईआर के सतह पर छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं उसे क्या कहते हैं? रफ। जिस ईआर के सतह पर कोई गोलाकार संरचना नहीं है उसे क्या? तो ईआर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रफ और स्मूथ। रफ और एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यह ईआर क्या करता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है बातचीत नहीं। ठीक है, हल्ला मत करिए। बार बार हम बता रहे हैं कि जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं आप, वो अभी आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत भारी है। लेकिन अभी से ही सचेत रहिएगा तो कोई भारी नहीं है। सचेत रहना है। और बार बार हम यही बोलते हैं कि घर पर पढ़ाई एक दिन भी छूटनी। और ये बात तो क्लियर है कि इस उम्र में आपके पास पढ़ने के अलावे कोई दूसरा काम भी करना पड़ता है तो यकीन मानिए नौकरी नहीं होने वाला है। आपको केवल और केवल पढ़ना ही होगा। पढ़ने के अलावे दूसरा किसी भी काम में इंगेज हुए आपको सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि आप सफल नहीं होंगे। कई तरह से खाना बनाना, सोना वो शामिल है। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सफल नहीं होइएगा जिंदगी में। बिल्कुल सफल हो सकते, लेकिन सरकारी नौकरी पाकर सफलता पाने चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस उम्र में केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत को ढेर सारी समस्याएं हैं, बहुतों को देखते हैं ढेर सारी समस्याएं। मुखिया का इलेक्शन है तो वो गांव जाएगा, भैया का शादी है उसमें भी गांव चला गया। और जब आप इस तरह का कारोबार कर रहे हैं ऑनलाइन वाले दोस्तों, आप पर भी ध्यान है हमारा। पढ़ाई को छोड़कर दूसरे काम में लगते आपका लिंक बिगड़ जाता है। जैसे मेरा देखिए अभी बिगड़ गया, दूसरा बात कर रहे हैं, ठीक इसी तरह बिगड़ जाएगा आपका लिंक। और दोस्तों जब पढ़ने का लिंक तारतम्य गड़बड़ा जाता है ना, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने से डर लगने लगेगा। हम कई स्टूडेंट से मिला है, बहुत स्टूडेंट एक दिन आया कि सर बहुत टेंशन है, याद करते हैं यादें होता है। तो ये सब बात तब याद आता है जब आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप फिर पढ़ने लगे, 2 दिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अब अलबना नहीं लगेगा कि बगल का रोहित पढ़ रहा है हमको तो मन नहीं लग रहा है। अब अपने नौकरी होगा कि ना, उससे ज्यादा रोहित बाग हो जाएगा, वो टेंशन क्या। तो पढ़ाई का जो तारतम्य है लगातार पढ़ने का, उसको कभी बिगाड़ना नहीं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के हुए हैं? रफ और स्मूथ। अब ये काम क्या करता है, इसका क्या काम है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है प्रोटीन का परिवहन। किसका परिवहन? यानी मान लीजिए यहां प्रोटीन है, कोशिका द्रव के इस भाग में प्रोटीन है, इस भाग में प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन इसके नली में प्रवेश करेगा, यहां निकल जाएगा। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मुख्य रूप से कोशिका के भीतर क्या काम करते हैं? प्रोटीन का परिवहन करते हैं। अब आप कहिएगा कि ये प्रोटीन लाते कहां से है जो उसका परिवहन कर रहा है?
तो ये जो दोस्तों रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो गोलाकार गोलाकार संरचना आप देख रहे हैं, ये गोलाकार गोलाकार संरचना किसका है? और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते रहते हैं। राइबोसोम क्या बनाते रहते हैं? प्रोटीन बनाते रहते हैं, प्रोटीन बनाते रहते हैं। और उस प्रोटीन को ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक भाग से दूसरे भाग में भेजते रहते हैं। क्लियर हो गया? और ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिर पर हाथ मत रखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बसा तथा कोलेस्ट्रॉल का क्या करना? संश्लेषण करना। बसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करना? संश्लेषण करना। यह किसका काम है? प्रोटीन का परिवहन करना किसका काम है? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक वर्ड आया है बसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में तेल घी सब भी रहता है कि नहीं रहता है? उस तेल घी से आपको क्या मिलता है? बसा। और बसा का जब मानव के शरीर में पूरा पाचन हो जाता है या जंतु के शरीर में जब बसा का पूरा पाचन हो जाता है तो वो बदल जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें? यानी बसा जंतुओं के शरीर में पचकर क्या बन जाता है? और फिर यह फैटी एसिड ग्लिसरॉल यानी कि पचा हुआ बसा ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है सारे कोशिका को। भोजन के माध्यम से क्या लिए? पचकर क्या बन गया? और पचा हुआ सारा भोजन ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। तो बसा कोशिका को पहुंचा किस रूप में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। अब जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल इस कोशिका को मिला तो फिर इस दोनों को जोड़कर इसने क्या बना दिया? और यही कहलाया बसा का। कोलेस्ट्रॉल भी बसा का ही एक रूप। तो संश्लेषण का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? आप जो भोजन करते हैं वो भोजन टुकड़े टुकड़े में बट जाता है और वो टुकड़े टुकड़े में बटा भोजन प्रत्येक कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है शरीर के रक्त के द्वारा। और फिर हमारी कोशिका भोजन के टुकड़े को फिर से जोड़कर एक नया पदार्थ बनाती है जो हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्लियर हो गया? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? स्मूथ का क्या काम है? क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। एक बार पुनः समझिए दोस्तों, कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? यह किसके बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड के। या कितने प्रकार के होते हैं? इसका काम क्या है? और बसा और कोलेस्ट्रॉल का प्रोटीन के परिवहन में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? और बसा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। उसके अलावे इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर को क्या कहा जाता है? जिस तरह से हमारे शरीर के कंकाल तंत्र में हड्डियां शामिल है, हड्डियों के कारण ही शरीर की एक संरचना बनी होती है। कल्पना कीजिए कि शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती तो क्या होती? ये जो एक निश्चित संरचना है वो बन पाता।
तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अंदर से कोशिका को उसी तरह मजबूत बनाता है जिस तरह हमारे शरीर को हड्डी मजबूत बनाता है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? ईआर किससे बने होते हैं? वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन ईआर करता है? प्रोटीन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? क्लियर? तो पहला कोशिका अंगक हो गया। अब इसका खोज किसने किया है वो नोट में पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे कोशिका अंगक पर आते हैं, ठीक है? अरे हलने, जिसको जाना है जाएगा। राइबोसोम, जिसको जाना है जाइए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और पढ़ने में थकावट हो रही है, तो ढेर सारे कोचिंग में कैप्सूल क्लास चलता है, वो भी आप कर सकते हैं। हर बराइए नहीं दोस्तों। राइबोसोम, राइबोसोम, और इस राइबोसोम के बारे में जो पढ़ेंगे तो ये भी कोशिका अंगक है, तो ये भी कहां पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ढेर सारे सबसे महीन नलियों का जाल के समान जो संरचना, उसे क्या कहते हैं? और इसी के सतह पर होता है क्या? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम छोटी छोटी थैली के समान संरचना, छोटी छोटी थैली के समान संरचना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम महीन नलियों के जाल के समान संरचना थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम महीन नलियों के जाल के समान संरचना थी, लेकिन राइबोसोम छोटी छोटी थैली के समान संरचना है। कोशिका द्रव में छोटी छोटी थैली पूरे कोशिका द्रव में बिखरी पड़ी होती है। कुछ छोटी छोटी थैली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है, कुछ छोटी छोटी थैली आपस में गुच्छे बनाकर रहती है, और यही छोटी छोटी थैली क्या है? राइबोसोम। कोशिका द्रव में उपस्थित छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम आपको कोशिका द्रव में तीन तरह से दिख सकता है। अकेले बिखरे पड़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर, और गुच्छों में, और गुच्छों में। राइबोसोम आपको कोशिका द्रव में कितने प्रकार से दिख सकते हैं? तीन प्रकार से दिख सकते हैं। अकेले बिखरे पड़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और गुच्छे रूप में। और गुच्छे में जो राइबोसोम होते हैं उसे पॉलीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छे वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? और ध्यान दीजिए, जितने भी कोशिका अंगक हैं कोशिका द्रव में, उन सब में राइबोसोम सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, सबसे छोटा कोशिका अंगक। और इस राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली विहीन अंगक है। राइबोसोम कैसा अंगक है? जिस तरह कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली होती है ना, उसी तरह की झिल्ली हर एक कोशिका अंगक के ऊपर भी होती है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है ना, उसके भी ऊपर एक पतली झिल्ली थी। कोशिका झिल्ली इतनी मोटी नहीं, लेकिन एक पतली झिल्ली थी।
तो जिस तरह कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है, उसी तरह प्रत्येक कोशिका अंगक के ऊपर भी क्या होती है? झिल्ली होती है। एकमात्र कोशिका अंगक राइबोसोम है जिसके ऊपर कोई झिल्ली। सभी कोशिका अंगकों में सबसे छोटा कौन है? राइबोसोम है। कौन है? और यह बना होता है प्रोटीन और आरएनए का। किसका बना होता है? आरएनए भी एक प्रकार का पोषक पदार्थ है, विस्तार पूर्वक आगे हम पढ़ेंगे। तो राइबोसोम किसका बना होता है? और यह सबसे छोटा कोशिका अंगक है। इस एकमात्र कोशिका अंगक पर कोई झिल्ली नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि यह क्या काम करता है। इसका एकमात्र काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। हम जो भोजन के माध्यम से प्रोटीन लेते हैं वो पचकर अमीनो एसिड बन जाता है। भोजन में जो आप दाल, सोयाबीन, मछली, चिकन सब खाते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन है। और प्रोटीन जंतुओं के शरीर में पचकर क्या बनता है? अमीनो एसिड। और पचा हुआ प्रोटीन अर्थात अमीनो एसिड कोशिका को पहुंच गया। अब उसी अमीनो एसिड को जोड़कर यह राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, जिसको कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम का एकमात्र काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम का एकमात्र काम है क्या? प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना। और यह राइबोसोम जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ कोशिका में 70S, कुछ कोशिका में 70S का मतलब है कि छोटा और इसका मतलब है थोड़ा बड़ा। तो राइबोसोम सारे कोशिका में एक तरह के, कुछ कोशिका का राइबोसोम बहुत छोटी थैली के समान होते हैं, यानी, और कुछ का 80S। क्लियर हो गया? और 80S राइबोसोम भी 2 से मिलकर बना होता, 30S और 80S जो है 40S। और S का मतलब है सेडरबर्ग। S का मतलब सेडरबर्ग। सेडरबर्ग। जिस तरह से द्रव्यमान को केजी में मापते हैं ना, उसी तरह राइबोसोम के आकार को किस में मापते हैं? सेडरबर्ग में। जिस तरह द्रव्यमान को मापने के लिए केजी यूनिट है, राइबोसोम के आकार को मापने के लिए क्या? सेडरबर्ग। तो राइबोसोम 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ राइबोसोम छोटे 70 और कुछ बड़े 80S। अब पुनः 70S राइबोसोम कितने यूनिट से मिलकर बना है? इसको जोड़िएगा तो 80 आता है। इससे उस पर मत जाइएगा क्योंकि ये मैथ नहीं बायोलॉजी है। ठीक उसी तरह 80S राइबोसोम कितने यूनिट से मिलकर बना है? इस राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबसे छोटा कोशिका अंगक, किस कोशिका अंगक पर कोई झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम कोशिका के भीतर कितने तरह से दिखेंगे? बिखरे पड़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर और गुच्छे में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ राइबोसोम गुच्छे में दिखाई पड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम। अब ये जो राइबोसोम का गुच्छा बना है तो जरूर कोई ना कोई धागा होगा जो इसको बांधा है। आप कहिएगा हो सकता फेविकोल से चिपका होगा, तो वो बात नहीं है। ये जो राइबोसोम के गुच्छे बनते हैं अर्थात पॉलीसोम बनते हैं, तो इसका गुच्छा बनाने वाला एक खास धागा होता है जो इसको बांधता है आपस में, और उस धागा का नाम है mRNA। mRNA
ये क्या है? ये धागे के समान संरचना है जो क्या करता है, राइबोसोम को बांधकर उसका गुच्छा बनाता है। यानी पॉलीसोम इक्वल टू राइबोसोम प्लस राइबोसोम में ढेर सारा धागे वाला ये बांध कर बन गया क्या? क्लियर हुआ? अब वैज्ञानिक का नाम तो आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोशिका का संरचना समझ गए, कोशिका अंगक भी दो समझ गए, और तीसरा कोशिका अंगक पर आइए। तीसरा कोशिका अंगक है गोल्जी, और गोल्जी बॉडी के बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, हर बराइए नहीं दोस्त। लड़की लोग पहले निकलिए। आवाज कल आवाज में थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आज ठीक कराइए रात में। नहीं कटता, 1-2 सेकेंड के लिए कटता है, बहुत ज्यादा तो नहीं कट रहा है। आराम से जाइएगा क्योंकि आपका घर वहीं पर है जहां से छोड़कर आए थे। एक कदम भी घर आपका भागा नहीं है, जगह पर है, इसीलिए आराम से निकलना है। साउंड प्रॉब्लम है, इसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। आज रात ठीक कराइए और पटना के सर्वश्रेष्ठ साउंड इंजीनियर को बुलाकर ठीक करवाइए। ऑनलाइन क्लास ऑफ कर दीजिए। मिलते हैं सारे ऑनलाइन वाले दोस्तों से कल के क्लास में। कल क्लास है ना जी? नहीं है? अच्छा अच्छा, नहीं है, सोमवार को होगा, लेकिन संडे को क्लास होगा ही होगा। फिलहाल अभी नया नया बैच है तो सर छुट्टी दिए होंगे। ठीक है, जैसे ही, क्योंकि संडे को क्लास नहीं होगा तो फिर सिलेबस बहुत दिक्कत से पूरा होगा, इसलिए सप्ताह में 7 दिन क्लास, और क्लास के बाद सारा समय घर पर पढ़ाई, तब जाकर बनिएगा दरोगा। निकलते जाइए, तेजी से निकलिए, तेजी से। फिजिकल की तैयारी क्लासरूम से होगा। अरे सब कुछ एक बार पढ़ाएंगे। अभी बायोलॉजी चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से चला दें। ऑनलाइन क्लास बंद कीजिए।